हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेक्ट इंस्टीट्यूट में। मैं संतोष कुमार आपको करवा रहा था क्लास 12 सीबीएसई की प्रिपरेशन पॉलिटिकल साइंस और उसमें हमने फॉरेन पॉलिसी के बारे में 2 लेक्चर कंप्लीट की। आज ये आपका 3rd लेक्चर है और अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको वहां से जाकर देख सकते हैं। हमने फॉरेन पॉलिसी में स्टार्ट किया था कि फॉरेन पॉलिसी की मीनिंग क्या है, फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। जैसा कि पीछे देख सकते हो आप, ये 2 फ्लैग हैं, एक इंडिया का, दूसरा चाइना का, और नीचे एक टॉपिक था इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट। यानी कि आज जो हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि हम करेंगे इंडिया और चाइना के बीच जो कन्फ्लिक्ट है और जो इनके रिलेशन बने वो किस तरीके से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड चाइना कन्फ्लिक्ट। तो देखिए, फर्स्ट जो पहला कन्फ्लिक्ट आया वो तिब्बत इशू। क्या था? तिब्बत इशू। अब ये तिब्बत इशू है क्या, कोई बता सकता है मुझे? ये तिब्बत को लेकर इंडिया और चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट क्यों? तो उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? तो सबसे पहले हम बात जानते हैं कि रीजन क्या है। देखो, इशू ऑफ तिब्बत क्या है? 1950 में चाइना टू कंट्रोल ऑफ तिब्बत एंड तिब्बतियन पीपल अपोज इट। देखो, एक छोटी सी हिस्ट्री जान ले इसको पढ़ने से पहले। यहां आपको चाइना दिख रहा होगा, ठीक है? ये आपका तिब्बत है और ये इंडिया है, ठीक है? अब देखो, चाइना अगर मैं बात करूं, चाइना जो है वो 1949 में इंडिपेंडेंट, ठीक है? चाइना कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1949 में। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ आपका 1947 में, ठीक है? इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1947 में। जस्ट 2 इयर्स बाद 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंट 1 साल बाद ही चाइना ने क्या किया? तिब्बत को कंट्रोल किया, ठीक है? लिखा हुआ है इन 1950 चाइना टू कंट्रोल ऑफ तिब्बत एंड तिब्बतियन पीपल अपोज इट। जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया, कंट्रोल किया, तो इसका माना था तिब्बत चाइना का, तिब्बत को चाइना का पार्ट बताया। चाइना ने बोला तिब्बत हमारा पार्ट है और इसीलिए हम इसको ऑक्युपाई करना चाहते हैं, ठीक है? इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हुए। इंडिया ट्राई टू परस्यू चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने कोशिश की चाइना को समझाने की, बताने की, जैसे होता है ना कि हाँ भाई, सामने वाला मान रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है तो उसको समझाया जाए। क्योंकि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था मैंने कि चाइना और इंडिया दोनों के रिलेशन स्टार्टिंग में अच्छे थे। दोनों ने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन साइन की थी एक साथ मिलकर? कौन? 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुई। कमेंट करो मुझे, ठीक है, कि 1954 में चाइना और इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, ठीक है? तो उस ट्रीटी के माध्यम से इंडिया चाहता था कि तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रखा जाए। इसके सपोर्ट में चाइना से इंडिया ने बात की। बट इन 1954 आफ्टर द साइनिंग कंसीड इंडिया एडमिट चाइना's क्लेम ओवर तिब्बत। यानी कि अब चाइना ने क्या किया? अभी मैंने पूछा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन साइन की थी 54 में, देखो उसका नाम भी लिखा हुआ है, पंसील साइन की। अब जब पंसील हुई तो उसमें क्या था कि पंसील को क्लेम करता है चाइना और कहता है कि इंडिया को राइट नहीं है तिब्बत क्यों क्लेम करने के लिए। बिकॉज उसमें यह था कि कोई दोनों ही कंट्रीज, जो कंट्रीज होंगी, जो भी ट्रीटीज को फॉलो करेंगी, वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी। बट जो इंटरफेयर की बात करें, अगर मैं कहूं आपको कि चाइना जो है वो तिब्बत को अपना इंटरनल हिस्सा मानता है, ठीक है? और इंडिया इसलिए तिब्बत को सपोर्ट कर रहा था बिकॉज तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है? चाइना तिब्बत को अपना पार्ट मान रहा है। इंडिया ने तिब्बत को सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, वो चाइना का पार्ट नहीं था। और दूसरा, इंडिया और तिब्बत के रिलेशन भी काफी अच्छे थे। यानी इंडिया और तिब्बत के रिलेशन काफी अच्छे थे बिकॉज इंडिया का कल्चर और तिब्बत का कल्चर काफी मिलता है। जैसे बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत में बहुत ज्यादा रहते हैं और बौद्धिज्म की शुरुआत आप लोगों को पता ही है कि इंडिया से हुई थी। तो इस कल्चर को लेकर दोनों में रिलेशन बेटर थे और इसीलिए इंडिया भी चाहता था कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, इसलिए इंडिया ने सपोर्ट किया। नेक्स्ट, 1956 तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा इन्फॉर्म नेहरू अबाउट वॉरिजिंग सिचुएशन इन तिब्बत। 1956 में दलाई लामा ने, दलाई लामा कौन है? तो तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा, ठीक है? और उन्होंने इंडिया को इन्फॉर्म किया कि देखो चाइना हमारे साथ ये कर, ठीक है? In 1958 an armed uprising in Tibet against China, Chinese army suppressed the uprising। क्या हुआ 1958 में? कब? 1958 में चाइना ने क्या किया? तिब्बत पे अटैक कर दिया और आफ्टर अटैक तिब्बत को पूरी तरह से चाइना ने कैप्चर कर लिया, ठीक है?
उसके बाद क्या हुआ कि जस्ट 1958 में जब कैप्चर किया गया तो यहाँ पे जो इसके हेड थे, धर्मगुरु जो थे दलाई लामा, वो कहाँ आ गए? भारत आ गए। कहाँ आ गए? भारत। 1959 में दलाई लामा ने 1959 में, ठीक है, कब? 1959 में दलाई लामा कहाँ गए? इंडिया गए। इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया ने उनकी हेल्प कर दी। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स हुई क्यों? जो हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो मैंने बता दिया, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, लेकिन चाइना हमेशा तिब्बत पे अपना दावा करता है। वो इसको लेकर ही इंडिया और चाइना के बीच वॉर भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इंडिया ने तिब्बत को सपोर्ट किया और चाइना का मानना था कि इंडिया क्या कर रहा है? पंचशील, जो पंचशील साइन की थी ट्रीटी, उसका उल्लंघन कर, ठीक है, उसको नहीं मान, ऐसा चाइना कहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिस्प्यूट क्या था इनका। और देखो आपके सामने दिख रहा होगा सेकंड डिस्प्यूट जो है वो है आपका कौन सा? बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट, यानी सीमा विवाद। अभी बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट्स क्यों हुआ, तो देखो इस मैप के जरिए हम समझेंगे कि डिस्प्यूट्स क्या था। यहां दिख रहा होगा आपको इंडिया, और ये जो रेड पोर्शन है आपका ये और ये डिस्प्यूट्स एरियाज है जो हमारे चाइना और इंडिया के बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वे दोनों डिस्प्यूट्स के रीजन क्यों है? तो सबसे पहले बात करते हैं, चाइना वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कॉलोनियल डिवीजन ऑफ बाउंड्री। अब कॉलोनियल डिवीजन ऑफ बाउंड्री का मतलब क्या है कि जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर, उस समय 1914 के आसपास, ठीक है, क्या हुआ? 1914 की बात कर रहे हैं। 1914 क्या है टाइम पीरियड में, जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उस समय एक लाइन डिसाइड की गई थी इंडिया और चाइना की और तिब्बत की बाउंड्रीज को लेकर। उस बाउंड्रीज का नाम क्या था? मैकमोहन। ठीक है, उसका नाम क्या था? मैकमोहन लाइन। देखो लिखा हुआ है मैकमोहन लाइन। अब मैकमोहन लाइन क्या है? तो एक नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है, इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, उसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अब ये कब डिसाइड हुआ था? 1914 में, बट चाइना ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी, अक्साई चीन एरिया इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन then called NEFA, North Eastern Frontier Agency, between 1957 and 1959। यानी कि देखो ये जो रीजन है, ठीक है, ये कौन सा रीजन है? नेपाल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। दूसरा ये जो रीजन है ये अक्साई चीन है, ठीक है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर। तो अक्साई चीन के रीजन पे और दूसरा नेफा के रीजन पे, जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, इन दोनों रीजन पे चाइना ने क्या किया? क्लेम किया कि दोनों ही किसका पार्ट है? चाइना का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने कॉलोनियल डिवीजन जो था उसको मानने से मना कर दिया। द चाइना ऑक्युपाइड द अक्साई चीन एरिया एंड बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक रोड। चाइना ने क्या किया? उसको ऑक्युपाई कर दिया। ऑक्युपाई मींस यानी कि उस पर कब्जा करके, यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये जो आपका रीजन है ये वाला, ठीक है, इस रीजन को क्या किया उसने? ऑक्युपाई करके क्या किया? यहाँ पे रोड बना। क्या किया उसने? रोड बना। ठीक है, अब रोड बनाने के बाद क्या हुआ? प्रॉपर तरीके से उस पर कब्जा कर लिया। अभी कब्जा करने के बाद चाइना ने क्या किया? देखो ये तो रख लिया उसने, ये रख लिया, और एक रीजन और यहाँ पे डिस्प्यूट्स का आ गया। यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है आपको यहाँ पे सिक्किम का, ठीक है, इसका सिक्किम के रीजन पे भी वो अपना दावा बताता है। डोकलाम, आपको पता होगा काफी फेमस विवाद रहा है डोकलाम डिस्प्यूट्स, जहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि चाइना ने किस तरह सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र पे भी अपना डोमिनेट दिखाने की कोशिश की। बट डोकलाम से चाइनीज जो आर्मीज थी उसको तो हटा दिया गया, बट वो एक विवाद का पॉइंट अभी भी बना हुआ है। तो ये हमारा बाउंड्रीज डिस्प्यूट था, वो इसलिए था क्योंकि जो चाइना है, चाइना ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो डिस्प्यूट है वो हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट डिस्प्यूट जो हमारा है वो सिनो इंडिया वॉर। अभी हमने दो डिस्प्यूट्स पढ़े, एक तिब्बत और दूसरा बाउंड्री। अभी दोनों डिस्प्यूट्स की वजह से क्या हुआ? इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे ना, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इंडिया और जो चाइना है, इन दोनों के जो रिलेशन थे ना वो काफी ज्यादा खराब हो गए। जहां 1954 तक इंडो चाइन कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, वो जो था स्लोगन, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और उन्हीं दो डिस्प्यूट्स को लेकर, तिब्बत और बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर, चाइना ने क्या किया 1962 में? कब? 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। देख सकते हैं वहां पे आर्मीज, ये पिक्स कुछ कि उस समय की है 1962 के टाइम पीरियड की, जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था, जिसमें हमारे कई सोल्जर्स मारे गए थे। ठीक है, और एक कह सकते हैं कि हमारे लिए बेटर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है उसको काफी
एक नेगेटिविटी तरीके से, और हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रेपुटेशन थी कहीं ना कहीं उस पर क्लेम, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे डाउन, वो इस वॉर की वजह से। क्यों? क्योंकि इस वॉर में जो 1962 का वॉर जो हुआ था चाइना के साथ, ये वॉर हम हार, और हारने की वजह से जो हमारी एक रेपुटेशन थी इंटरनेशनल लेवल पे वो कम हो, कहीं ना कहीं उसमें हमें काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आई बाद में इसको सॉल्व किया गया वॉर के बाद, बट क्या हुआ, इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? देखो इस वॉर का रिजल्ट जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है? इस वॉर का रिजल्ट देखने को मिला हमें फर्स्ट कि इंडिया गॉट अ शॉक इन ऑन mainland and abroad due to war with China. इंडिया जो है अपना mainland को, यानी जो जमीनें थी हमारे पास अरुणाचल प्रदेश की और लद्दाख की, उसका कुछ हिस्सा चाइना ने डोमिनेट कर, चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, जिसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियन आर्मी कमांडर्स रिजाइन, इंडियन नेशनल प्राइड वाज हर्ट बाय वॉर, जो इंडियन जो कमांडर्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्णा मेनन हैड टू रिजाइन, जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट इनटू टू पार्ट, सीपीआई और सीपीआईएम, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दो पार्टों में डिवाइड हो गई, एक सीपीआई और दूसरी उससे निकलकर बनी सीपीआईएम। नेहरू इमेज डिक्लाइंड, अब ये क्यों? क्योंकि 1962 टाइम पे, 1962 का जो टाइम पीरियड था उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? नेहरू। तो नेहरू की इमेज जो है क्या हुई? डिक्लाइन हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट नेहरू गवर्नमेंट वाज मूव्ड, पहली बार ऐसा हुआ इंडिपेंडेंट के बाद, पहली बार ऐसा हुआ कि नेहरू के अगेंस्ट जो एक पॉपुलर लीडर थे हमारे, उनके अगेंस्ट क्या लाया गया? नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? कितने लोगों को पता है इसके बारे में? एक बार कमेंट करो मुझे, कौन कौन जानता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में? आपने 11th क्लास में पढ़ा है इसको। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? अगर आपको याद हो तो एसकेटी के टॉपिक में है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, तो मुझे बताओ। ठीक है, तब तक आप कमेंट करो, तब तक मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, अभी द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट सम ऑफ द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, यानी कि 1962 के बाद जब इलेक्शन हुए, कब हुए इसके बाद? ठीक है, 1962 में जब वॉर हुआ उसके बाद इलेक्शन हुए थे, कब? 1967। ठीक है, कब हुए थे इलेक्शन? 1967 में। ठीक है, 1967 में क्या हुए? इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन में क्या देखने को मिलता है? जो कांग्रेस पार्टी थी वो कई सारे लोकसभा चुनाव हार गई। ठीक है, नागालैंड वाज ग्रांटेड स्टेटहुड। ठीक है, मणिपुर एंड त्रिपुरा गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेचर असेंबली। इसके बाद क्या क्या? फर्स्ट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट थी हमारी, वो नॉर्थ जो हमारे स्टेट्स है हमारे, जिसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, वहां फोकस नहीं करती थी। आफ्टर द वॉर वहां पे ध्यान दिया जाने लगा। ये बोला गया मणिपुर त्रिपुरा को अपनी लेजिस्लेचर असेंबली बनाने का राइट दे दिया गया, नागालैंड की तरफ फोकस किया गया, अरुणाचल प्रदेश असम की तरफ फोकस किया गया कि वहां पे किस तरीके से हमारी आर्मी जा सकती है, किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हो सकता है, उसकी तरफ ध्यान दिया। तो ये हमें रिजल्ट में देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडिया और चाइना का जो वॉर है, इसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन भी कुछ टाइम के लिए खराब हुए। बिटवीन जब वॉर हुआ, उसके वॉर के लगभग कह सकते हैं 10 to 15 ईयर्स तक इंडिया और चाइना के रिलेशन बेटर नहीं थे। लेकिन बाद में 90s के बाद इंडिया और चाइना ने रिलेशन एक बार दोबारा से डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्लिक्ट है, बस उस कन्फ्लिक्ट को अगर खत्म छोड़ दिया जाए तो इंडिया और चाइना के रिलेशन बेटर है। आपको पता ही है, ठीक है, कि चाइना के काफी ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में बेचे जाते हैं, सेल आउट किए जाते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा आपको पता है ना, चाइनीज जो प्रोडक्ट है आपके, जो हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उसमें हम चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसका यूज करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर छोड़ दिया जाए उन चीजों को, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए, तो दोनों के बीच जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो बेटर देखने को मिलता है। हालांकि कोविड के टाइम पीरियड पे क्लेम किया गया चाइना को कि चाइना ने कोविड को इमर्ज किया, उसकी वजह से भी रिलेशन खराब हुए, ठीक है, जिसको दोबारा से बेटर करने की कोशिश की जा रही है। दोनों कंट्रीज जो है, चाइना और इंडिया, दोनों चाहते हैं कि ट्रेडिंग में वो अच्छा करे। ठीक है, तो आपको अगर इससे आता है कि रिलेशन कैसे इंडिया और चाइना के, तो देखो रिलेशन लिखने का एक सिंपल पॉइंट ये होता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखो, तो आपको बेटर तरीके से मार्क्स एग्जाम में मिल पाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव लेने से ये जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लेकर अब तक का लिखना है, आपको जितने पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर अब तक के पता है उनमें से कुछ पॉइंट आउट करो, फाइंड आउट करो मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, देन उसके बाद उसका आंसर डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये था आपका चाइना का टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान के साथ। ठीक है।